यहाँ जो रसूखदार आदमी है उसके लिए कोई कानून नहीं है, और जो गरीब आदमी है जिसका कोई वसीला नहीं है उसके लिए कानून बहुत सख्त है। एक एमएलए का बिहेवियर का इशू था, जुबान दराजी की बात थी, उसको 7.5-8 महीने जेल में जाना पड़ा। उसके बरक्स मखसूस सियासी जमातें हैं, उनके जो एमएलएज हैं आप उनकी भी शब्दावली देख लीजिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं सिलेक्टिवली। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग जिनके स्टोन क्रशर जो हैं वो जेडीए की जमीन पे चल रहे हैं, जेडीए की मजाल नहीं है वहाँ वो पहुँचे। जो आदमी ताकत में है, इक्तदार में है, उसके लिए साइमा जी कोई कानून नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँ, जम्मू में 16,000 कनाल या 20,000 कनाल जेडीए की जमीन अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है, जिसमें बैंकेट हॉल्स भी हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। लेकिन आपने देखा 3 मरले के ऊपर अरफाज ढैंग का घर जो है उसको मसमार कर दिया गया। कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव किलिंग। हमारी हाई कोर्ट ने कहा था कि आप टॉप से शुरू कीजिए, आप गरीबों से क्यों शुरू करते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जब भी भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है या उनके किसी रिस्पॉन्सिबल नुमाइंदे से ये पूछा जाता है, वो कहते हैं हाँ जब मुनासिब वक्त आएगा। ये मुनासिब वक्त जो है साइमा जी, ये कब आएगा? आखिर कब आएगा ये मुनासिब वक्त? मतलब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कई दफा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुके हैं और उसके बाहर भी जम्मू कश्मीर में भी आके कह चुके हैं कि भाई स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कहाँ 2019 और कहाँ 26? आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को सजा दी जा रही है? आप देखिए मैक्सिमम घरों में जो अनरेस्ट है वो नशे की वजह से। ये तो आप जो चिट्टे का नशा है ये तो बड़ा महंगा नशा है। अब तो लोगों की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि फैमिली मेंबर्स खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि चिट्टे से बचो, लेकिन अगर आपको विस्की पीनी है, शराब पीनी, शराब पियो। हालात लोगों के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस किस्म का नशा जो है हमारे समाज में रगों में बस गया, ये बस गया हुआ है। किश्तवाड़ में एक गाँव है ज़ैलिना, वहाँ पे औरतें, बच्चे, मर्द शराब की दुकान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, यहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं, ठीक है, यहाँ उन लोगों को लिकर भी चाहिए, शराब भी चाहिए, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड है। शराब जो है ना, ये कोई राशन की दुकान नहीं है जो आपने खोल ली, ठीक है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। लेकिन जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये तो एक्ट में भी लिखा हुआ है कि भाई जहाँ पे लोग इसकी मुखालफत करेंगे शराब की दुकान की, वहाँ पे तो डीसी खुद बंद कर सकता है शराब की दुकान। मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ, रोज कानून की ही प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा पूरा एतमाद है भारतीय आइन के ऊपर। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिससे कि वाकई मुझे लगता है कि हम लोग भी शर्मिंदा होते हैं। मुल्क भर के हालात, जिसमें चाहे हम हिंदुओं की बात करें या मुसलमान, दोनों कहीं ना कहीं एक ही कटघरे में खड़े नज़र आते हैं। चाहे हम दलित हिंदू की बात करें या माइनॉरिटी मुसलमानों की बात करें, जब भी कानून की बात आती है तो भारत में ऐसा है कि जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि ये मुल्क कानून के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर देखा जाता है वहाँ पर कानून हिंदू के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग होते हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल या सियासी इस वक्त सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका साइमा। सबसे पहले सर यही कि भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी किताब होने के बावजूद, जिस पर हर इंसान यकीन रखता है, उसके होने के बावजूद मुल्क में 2 कानून हैं, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? हकीकत कितनी है? देखिए, मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ, रोज़ कानून की ही प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा पूरा एतमाद है भारतीय आइन के ऊपर। जी। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिससे कि वाकई मुझे लगता है कि हम लोग भी शर्मिंदा होते हैं। अक्सर मैं बात करता हूँ कि देश की भी और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब भी मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं डेफिनेटली। यहाँ जो रसूखदार आदमी है उसके लिए कोई कानून नहीं है, ठीक, और जो गरीब आदमी है जिसका कोई वसीला नहीं है उसके लिए कानून बहुत सख्त है। यानी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ना, छोटे बड़े की बात, छोटे बड़े की बात है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, ठीक है कुछ इंस्टांसेस होंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ टारगेट हो रही होंगी, लेकिन मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया नहीं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसे हम ऊपर
की बात करें, और मैं जब भी जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं अक्सर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में जी। गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, उसका मतलब ये है गरीब की यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। लेकिन जो यहाँ पे पावरफुल आदमी है वो जो मर्जी करे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आप देखिए, एक एमएलए का बिहेवियर का इशू था, ज़ुबान दराजी की बात थी, उसको 7.5-8 महीने जेल में जाना पड़ा। उसके बरक्स मखसूस सियासी जमातें हैं, उनके जो एमएलएस हैं, आप उनकी भी शब्दावली देख लीजिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती जी। आप देखिए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं सिलेक्टिवली, लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ पर, नाम लेके मैंने कई दफ़ा बताया है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके स्टोन क्रशर जो हैं वो जेडीए की ज़मीन पे चल रहे हैं। खसरा नंबर भी मैं बताता हूँ, उनके नाम भी लेता हूँ, लेकिन सिस्टम की जेडीए की मजाल नहीं है उनको वहाँ वो पहुँचे। बड़े ही अफसोस से मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली आ जाके लगता यही है कि रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है जम्मू कश्मीर में जी। और यही बड़ी पिक्चर जब आप नेशनल लेवल पे भी देखते हैं तो दुख होता है कि थोड़ी सी ला कानूनियत नज़र आती है। लगता है कि जैसे रूल ऑफ लॉ कैजुअलिटी हो गया है, कानून जो है वो एक गरीब आदमी के लिए ही अल्टीमेटली रहा हुआ। जो आदमी ताकत में है, इक़्तिदार में है, उसके लिए साइमा जी कोई कानून नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, यहाँ पे आप देखिए 2 मरले वाले का, 4 मरले वाले का, 6 मरले वाले का घर तोड़ा जाता है, लेकिन जिस शख्स ने कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बनाए हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं। हमारे जम्मू में तो 5 स्टार होटल हैं वाटर बॉडी के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि शायद उनके होटल ख़तरे में है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ भी चेंज कर ली और आज बिल्कुल मज़े से उनके होटल चल रहे हैं। रातों रात उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ बदल दी, कुछ नहीं हुआ उनको। शरेआम वाटर बॉडी के ऊपर वो होटल्स चल रहे हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स चल रही हैं। लेकिन आपने देखा जम्मू में नरवाल में एक कार का शोरूम जो 1 कनाल से कम ज़मीन के ऊपर था, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन उसके साथ ही मार्बल मार्केट में एक रसूखदार शख्स है, उसके 6-7 बैंक्वेट हॉल जेडीए की ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं दिन रात। कई दफ़ा मैंने बोला, खसरा नंबर 781 में बात करता हूँ, दिल्ली गांव जिसे मार्बल मार्केट कहते हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं होगा। ये अप्रोच कब चेंज होगी? सिलेक्टिव अप्रोच, इतना एतमाद मिलने के बाद सरकारों को, फिर भी एक आम इंसान, एक वो इंसान जिसने मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी लगा दी है, अपनी जमा पूंजी लगा के एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, अपना कारोबार खड़ा करता है, उसको एक लम्हे में ख़त्म कर दिया जाता है। कहाँ जाएगा ये आम इंसान, ये बेबस? देखिए, ये बड़ी बेबसी है, मैं आपको साफ बात कहूँगा। आप देखिए, 100 दिन की कैंपेन जो है ना शुरू की हुई है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, नशा मुक्त जिसे हम कहते हैं जी, ठीक है। आप देखिए, कल से परसों से किश्तवाड़ में एक गांव है ज़ैलिना जी, वहाँ पे औरतें, बच्चे, मर्द शराब की दुकान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी है और वहाँ पे शराब साथ होकर बिकवा रही है। कितनी अजीब बात है ना कि ड्रग्स को लेकर, नशे की दवाइयों को लेकर एहतजाज होते हैं या इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, नशा मुक्त के लिए कैंपेन्स होती हैं, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर शराब जो है वो खुलेआम बिक रही है। देखिए, मुझे मालूम है, मुझे एहसास है इस बात का कि आप मुकम्मल तौर पर शराब को बैन नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, देखिए जब भी बात करनी है साइमा जी, हमें ज़िम्मेदारी से बात करनी है जी। जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है, यहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं।
ठीक है, यहाँ उन लोगों को लिकर भी चाहिए, शराब भी चाहिए, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड है। शराब जो है ना, ये कोई राशन की दुकान नहीं है जो आपने खोल ली, ठीक है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। लेकिन जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये तो एक्ट में भी लिखा हुआ है कि भाई जहाँ पे लोग इसकी मुखालफत करेंगे शराब की दुकान की, वहाँ पे तो डीसी खुद बंद कर सकता है शराब की दुकान। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जहाँ लोग चाहते नहीं हैं। आप देखिए हमारे जम्मू के हालात देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इस शहर में शायद 250 से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं। आप बंद तालाब में देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय के सामने 3 दुकानें हैं शराब की, यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए रघुनाथ मंदिर के सामने शराब की दुकान है, रघुनाथ बाज़ार में, जो कि हमारे जम्मू का सबसे बेहतरीन बाज़ार है, गुरुद्वारों के सामने, स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे शराब की दुकानें नहीं हैं। तो ये एक तरफ से आप नशा मुक्त कैंपेन चला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि गुजरात में शराब के ऊपर मुकम्मल बैन है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ रियासतों में बैन है, कुछ रियासतों में ये है कि आप खुल की शराब पिए। तो ये कोई बात कोई समझ आती नहीं है, एक मिसमैच है। यानी कि यहाँ का नौजवान शराब पिए और गुजरात का या बाकी रियासतों के जहाँ जहाँ बैन है वो इससे दूर रहे, वो इससे दूर रहे। और मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल एलजी साहब को कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप शराब को बैन कीजिए, लेकिन इसका यूज़ रिस्ट्रिक्ट कीजिए। इसकी एक तो, या तो आप एक काम कीजिए, एक पर्टिकुलर इलाके में कोई एक कम्प्लेक्स बना दीजिए, शराब कम्प्लेक्स बना दीजिए, वहाँ पे शराब बिकेगी। लेकिन हर एक मोहल्ले में, हर एक लोकेलिटी में, सरकारी दफ्तरों के सामने, स्कूलों के सामने, कॉलेजेस के सामने, हर जगह आपने शराब ही शराब कर दी है। कोई एक सभ्य समाज की ये कोई अलामत नहीं है। तो मैं नहीं, ये जो मेरे सेंटिमेंट्स हैं, ये जम्मू के आम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। अब देखिए मैक्सिमम घरों में जो अनरेस्ट है वो नशे की वजह से है। ये तो अब जो चिट्टे का नशा है, ये तो बड़ा महंगा नशा है। अब तो लोगों की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि फैमिली मेम्बर्स खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि चिट्टे से बचो, लेकिन अगर आपको विस्की पीनी है, शराब पीनी, शराब पियो। हालात लोगों के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस किस्म का नशा जो है हमारे समाज में रगों में बस गया, ये बस गया हुआ है। तो अल्लाह खैर ही करे, मैं तो ये कहूँ। अच्छा, कैंपेन्स की आपने बात की, नशा मुक्त, हम देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो सड़कों पर उतर के लोगों को नशा मुक्त जो ये अभियान है इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, लोग उनके साथ भी जा रहे हैं। वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी नौजवानों को इंस्पायर कर रहे हैं, नौजवानों को मोटिवेट जो है वो कर रहे हैं कि वो नशा छोड़ कर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है इंडल्ज हों जिससे उनकी सेहत जो है वो अच्छी हो या हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। लेकिन वहीं पर मुखालफिन कह रहे हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मार्च तो कर रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से भी वो दूर भाग रहे। देखिए सबसे आसान है किसी की तनकीद करना। देखिए चंद दिनों पहले मैंने वज़ीर आला साहब को देखा कि वो बिश्नाह गए हुए थे। बिश्नाह तहसील एक हब बन चुकी है, ये मैं कहूँगा नशे का। ठीक। बहुत ही मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बिश्नाह में हुए। वज़ीर आला का वहाँ जाना, वहाँ पे रनिंग करनी, दौड़ना, वो एक किस्म का एक सिग्नल है वहाँ की आवाम को, वहाँ के नौजवानों को कि हमें नशे से लड़ना है, नशे से। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई उठो, स्टेमिना बनाओ, वर्जिश करो, दौड़ लगाओ, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब एक सिग्नल दे रहे हैं आपको। लेकिन मैंने आपको कहा, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डुअल पावर सिस्टम है साइमा जी, कि चीफ मिनिस्टर साहब कई दफ़ा में ऐसे लगता है कि जैसे वो भी डेली वेजर हैं, जिस तरह हमारे जम्मू कश्मीर में है ना 4-5 लाख डेली वेजर्स, जिस तरह उनकी तकदीर का भी कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। उनमें से वज़ीर आला भी मुझे लगता है वज़ीर आला साहब भी जो है वो डेली वेजर है। अच्छा। क्योंकि पावर्स ही नहीं है इनके पास। ठीक। जो कुछ करना चाहते हैं
और मैं आपको बताऊंगा कि कई दफ़ा मैं महसूस करता हूं कि जो हमारे LOP हैं सुनील शर्मा जी, वो मुझे डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर लगते हैं। कई दफ़ा मुझे इस तरह महसूस होता है, और वैसे भी उनको बहुत शौक़ है चीफ मिनिस्टर बनने का, अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो। लेकिन एक डिसेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो करे तो करे क्या, आप मुझे बताइए। आप देखिए अभी तक हमारे इस यूटी का एडवोकेट जनरल जो है वो तैनात नहीं हो सका है। अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस जो प्रोसीजर हैं वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि एडवोकेट जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट का फेस होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, जो रियासत की या यूटी की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, हमारी अदालत है। लेकिन पिछले जब से DC राणा साहब ने रिज़ाइन दिया है तब से हमारा कोई एडवोकेट जनरल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कंसेंसस ही नहीं है कि भाई ये एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो किसने अपॉइंट करने हैं। क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है, क्या LG साहब का इसमें कोई अमल दखल है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप समझ लीजिए कि काम चलाओ सरकार है। और अभी आप देखिए एक जो अंदर से जो एक अनरेस्ट हम बार बार सुन रहे हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अनरेस्ट है, वो अनरेस्ट इसीलिए है क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को बड़ी हाई होप्स दी गई थी जब चुनाव हुआ था, तो अब जो MLAs हैं वो भी परेशान हुए हैं। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ MLAs जो हैं उन्होंने खुद इस बार चीफ मिनिस्टर साहब से और बाकी जो मिनिस्ट्रीज थी वहाँ पे क्वेश्चंस किए, अपने लोगों को क्वेश्चन किए, क्योंकि दबाव है लोगों का। बिल्कुल। और आप देखिए हज़ारों रुपए के बिजली के बिल जो आ रहे हैं, मैं खुद हज़ारों रुपए बिजली के बिल दे रहा हूँ। तो कहीं पे भी एक आम आदमी को रिड्रेसल नहीं है, आम आदमी की शिकायत का अजाला नहीं है। तो तभी मजबूर होकर आप, मुझे लगता है आज या कल चीफ मिनिस्टर साहब का भी बयान आया है कि भाई ये जो डिले हो रहा है स्टेटहुड का, इसका एक रीज़न ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। कि CM अगर बीजेपी का होता, बीजेपी के होते CM तो कब की स्टेट आई होती। और बड़ी मज़ेदार बात है एक साइमा जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है या उनके किसी रिस्पॉन्सिबल नुमाइंदे से ये पूछा जाता है, वो कहते हैं हाँ जब मुनासिब वक्त आएगा। ये मुनासिब वक्त जो है साइमा जी ये कब आएगा? आखिर कब आएगा ये मुनासिब वक्त? मतलब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कई दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुके हैं और उसके बाहर भी जम्मू कश्मीर में भी आके कह चुके हैं कि भाई स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कहाँ 2019 और कहाँ 26? आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को सज़ा दी जा रही है, उनके घुटने लगवा दिए गए हैं? किस बात की सज़ा दी जा रही है कि भाई इतने टर्मोइल से जम्मू कश्मीर बाहर निकला। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे लोगों ने कितना सफ़र किया, और ख़ास तौर पर हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजौरी और पुंछ के अवाम ने कितना सफ़र किया, और कब तक आगे भी सफ़र करना है कोई पता नहीं। और कोई पता नहीं। और अब ये देखिए लोगों के नशा मुक्ति के गाइस में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा मीरा साहब में एक ट्राइबल फैमिली का घर तोड़ दिया गया, और वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई हमारे घर के आगे वाले घर भी जो हैं वो स्टेट लैंड के ऊपर है। कहा उसको भी देखेंगे। मतलब जिस तरीके से SDM साहिबा ने और हुकाम ने उस फैमिली को ट्रीट किया, ऐसे लगता था जैसे कोई एलियन कंट्री या किसी दुश्मन मुल्क से वो फैमिली आई हुई है। कौन एड्रेस करेगा इन लोगों की ग्रीवेंसेस को? पूरे जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो आप किस तरह सिलेक्टिवली किसी एक फैमिली को टारगेट कर सकते हैं? आप देखिए जम्मू में 16,000 कनाल या 20,000 कनाल JDA की ज़मीन अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है, जिसमें बैंकेट हॉल्स भी हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। लेकिन आपने देखा 3 मरले के ऊपर अरफाज ढैंग का घर जो है
उसको मसमार कर दिया गया। कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव किलिंग है। मुझे कोई शौक नहीं है इन बातों को दोहराने का, लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात साइमा जी कहनी पड़ती है कि जब हम देखते हैं कि कानून जो है और जो बुलडोज़र है वो जब वो गरीब आदमी के ऊपर चलता है और सिलेक्टिवली चलता है और बिल्कुल टारगेट, जिसे हम कहते हैं ना टारगेटेड किलिंग जिसे हम कहते हैं, और ये वाकई टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। इसके ऊपर सरकार को भी स्टैंड लेना चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए, हमारे बाकी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में एक सिस्टमेटिक कैंपेन एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है वो चल रही है। तो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर, हुकूमत से बात करनी चाहिए, एलजी साहब से बात करनी चाहिए, मरकज़ी सरकार से बात करनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे एलिनेशन बढ़ेगी, लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ से कम होगा, जो इस देश की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे पूरा एतमाद है अपने आइन के ऊपर, लेकिन जब आप सेलेक्टिवली लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। शाज़िया जी, इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की जब हम बात करते हैं तो कानून किस हद तक इनको सही मानता है? जैसे आपने भी कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच हो रही है, तो ऐसा क्या है कि इन सिलेक्टिव अप्रोच को रोका जा सकता है? कानून क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है कि आपने जब भी किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी एडवर्स एक्शन लेना है, आपने उस आदमी को सुनना है, उसको राइट ऑफ हियरिंग देनी है। ये हमारे भारत का संविधान कहता है। ठीक है। आप देखिए यूपी में बेतहाशा बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ और बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि बुलडोज़र बाबा ने बुलडोज़र चलाया, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन को मोहर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर आइनी है। जिस शख्स ने गैर आइनी काम किया है उसको अपनी जेब से उस शख्स को मकान बना के देना पड़ेगा जिसका मकान गैर आइनी तरीके से तोड़ा गया है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी आपने कोई डेमोलिशन करनी है उससे पहले उस शख्स को सुनना है, उसको बाकायदा अदालत में जाने का वक्त भी देना है, और म्यूनिसिपल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो मौके पर होने चाहिए। मीडिया को आपने इन्फॉर्म करना है, उनको तमाम जो उनके राइट्स बनते हैं वो उनको फ्राहम करने, उसके बाद आप जाकर कोई डेमोलिशन करेंगे। लेकिन यहाँ कोई पूछताछ ही नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, वो बच्चे जो हैं वो पाँव पकड़ रहे हैं हुक्काम के। कलेक्टिव पनिशमेंट है, कर एक रहा है, अगर वो भी अभी पता नहीं है कि कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को दी, पूरे परिवार को दी जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं किसी भी ड्रग पेडलर या जो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अगर एनडीपीएस एक्ट में ये प्रावधान है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग से माल कमाया गया है उससे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है तो अगर उसको डिमोलिश करना है तो वो तो कानून है, ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर स्टेट लैंड के ऊपर कोई बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने इंक्रोचमेंट हटानी है तो फिर हमारी हाई कोर्ट ने कहा था कि आप टॉप से शुरू कीजिए ना। आप गरीबों से क्यों शुरू करते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। आप मार्बल मार्केट से शुरू कीजिए ना, खसरा नंबर 781 से, ठीक है, जहाँ पे एक पावरफुल मीडिया हाउस भी चल रहा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैंकेट हॉल चल रहे हैं 6-7 दिन दिहाड़े। आप वहाँ से शुरू क्यों नहीं करते? वहाँ क्यों नहीं आपके बुलडोज़र जाते? लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। आपके बुलडोज़र उस 5 स्टार होटल में क्यों नहीं जाते? सांबा में, सांबा ज़िला में, जहाँ पे वाटर बॉडी पे गैर मुमकिन एक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ है। किसने उसको परमिशन दे दी? लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि वो रसूखदार लोग हैं। पर बुलडोजर चलेगा तो किसी एक आम गरीब आदमी के ऊपर जिसने चलेगा, बड़ी मुश्किल से घर बनाया, जिसने बड़ी मुश्किल से घर बनाया है। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करूंगा ABCD की। मैं कहता हूँ गरीब आदमी, जिसके टेलीफोन की कोई अहमियत नहीं है, जिसका वोट बस मैंने नहीं रखता है, जिसे कहते हैं। आप खुद सोचिए, तिनका तिनका करके एक घोंसला बनता है और किस तरह से एक गरीब आदमी अपना घर बनाता है। लेकिन आप एक मिनट में खुश करने, आप देखिए बड़ी मज़ेदार बात, अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ, रिंग रोड पे आपने देखा बिश्नाम में JDA की टीम वहाँ चली गई इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। वहाँ पे MLA साहब पहुँच गए। लेकिन मेरा सवाल उन्हीं MLA साहब को है, क्या वो मेरा साहब नहीं गए? वहाँ भी तो उनको जाना चाहिए था। वो भी तो इंसान था जी। वो भी एक परिवार था। और आप देखिए कि 3-4 MLAs जो हैं वो JDA के वाइस चेयरमैन को मिले हैं और उस दिन के बाद से आप देख लीजिए JDA ने पीला पंजा जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, स्टेट लैंड की बात चल रही है, हम सुजवा बठिंडी को देखें तो बहुत सारा इलाका जो है वो स्टेट लैंड पे है, लोगों के घर जो हैं वो बने हुए हैं। मुखालफिन कहते हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास चूँकि ख़ुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो देख रहे हैं, तो ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं वो बना रहे कि इन जगहों को रेगुलराइज़ किया जाए? क्या ये भी इख्तियार उनके पास नहीं है? उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया साइमा जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे जम्मू में कम से कम भी 15 से लेकर 20 अनऑथोराइज इलीगल जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी वो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार ने रेगुलराइज की थी। ठीक है। देखिए, चाहे दिल्ली है, चाहे बॉम्बे है, कोई भी शहर, चाहे अहमदाबाद है, जहाँ पे स्लम्स थोड़े थोड़े करके डेवलप होते हैं, जहाँ पे ये इलीगल कॉलोनीज होती हैं, जहाँ पे लोगों के घर बन जाते हैं, जहाँ गलियाँ बन जाती हैं, जहाँ बिजली पहुँच जाती है, उनको अल्टीमेटली सरकार गिराती नहीं है, सरकार उसको रेगुलराइज करती है जी। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं शाहीन साहब, जो बानेहाल से हैं, उन्होंने शायद एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि जो जम्मू में इस वक्त कम से कम भी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त भी कोई प्रपोज़ल उन्होंने दिया है 15 से लेकर 20 कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलराइज करने का, और जिसमें ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ हैं वो नॉन मुस्लिम इलाके हैं और उनमें चौवादी भी शामिल है, बठिंडी भी शामिल है और सुंजुआ भी शामिल है। ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि JDA या जम्मू कश्मीर की सरकार जब भी कंटेम्पलेट करेगी कोई रेगुलराइजेशन तो पहले हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा। ठीक। आप देखिए, एक हाई कोर्ट में मामला सामने आया, बिल्कुल हमारी हाई कोर्ट की दीवार के साथ जो जानीपुर इलाका है, जिसको हम पलोड़ा कहते हैं, रेवेन्यू विलेज पलोड़ा, एक शख्स ने दरख्वास्त दे दी कि एक पर्टिकुलर खसरा नंबर है जहाँ पे JDA की ज़मीन है और वहाँ पे इंक्रोचमेंट है। ठीक। 100% इंक्रोचमेंट है, मतलब आप समझ लीजिए 500 से ज़्यादा घर बने हुए हैं। ठीक है। तो उस शख्स ने कहा कि JDA को कहा जाए कि अपना एरिया रिट्रीव करे और ये इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए। ठीक। JDA की उस टाइम वाइस चेयरपर्सन थी मैडम सुषमा चौहान, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। ठीक है। उन्होंने बतौर VC JDA हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये JDA की और जम्मू कश्मीर सरकार की पॉलिसी है कि जहाँ काफ़ी देर से कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और लोगों के घर हैं, उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उस कॉलोनी को रेगुलराइज किया जाएगा। जम्मू में इस किस्म के बहुत से मोहल्ले हैं जिनमें पलोड़ा भी एक मोहल्ला है, लेकिन आप पलोड़ा की कभी बात नहीं सुनेंगे। जब भी बात की जाएगी, चीज़ों को उछाला जाएगा तो बठिंडी की बात की जाएगी, सुंजुआ की बात की जाएगी और चौवादी की बात की जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि भाई पलोड़ा में भी, पलोड़ा को भी रेगुलराइज करो, आप इसको बठिंडी को भी रेगुलराइज करो। और आप देखिए 95% जो लोग हैं साइमा जी,
किसी का 2 मरले के ऊपर घर है, किसी का 3 मरले के ऊपर घर है, किसी का 5 मरले के ऊपर घर है। जो कोठियों वाले हैं वो सिर्फ 5 या 7% होंगे, जिनकी 1 कनाल 1.5 कनाल या 2 कनाल के ऊपर कोठी होगी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर अब सियासत खेल ली है तो हम कहते हैं कि वो जी जम्मू में बड़ी तबाही हो गई है जी, जम्मू को घेरा डाल दिया गया है, ये हो गया। मैं ये चीज़ कहता हूँ बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ जम्मू कि ये तमाम जितने भी 14-15 लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे ये अनप्लैंड और अनऑथोराइज कॉलोनीज़ हैं, इन सबको रेगुलराइज होना चाहिए जिस तरह बाकी कॉलोनीज़ जो हैं जिनको रेगुलराइज किया गया है। तभी जाकर ये जो है सारा मसला जो है ये हल होगा। और ये जो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान करती हैं कि जब भी जेडीए, म्यूनसिपैलिटी और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब सेलेक्टिवली टारगेट करती है तो इससे आपका जो विश्वास है ना सिस्टम के ऊपर से वो हटता है बस। बिल्कुल। अच्छा, जम्मू कश्मीर पे दोबारा आते हैं, सियासत पे आते हैं। इस वक्त रिफ्ट जो है सुनने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है। ये भी कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे एमएलएज हैं जो तंग आ चुके हैं, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर दूसरी किसी जमात में जाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि एक तरफ रिफ्ट होना, दूसरी तरफ एस्पायरेशन लोगों की पूरी ना होना, तीसरी तरफ ये स्टेटहुड ना मिलना, और चौथी तरफ ये कि वज़ीर आला खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियारात नहीं है, कमी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी पिक्वेंट सी सिचुएशन है। देखिए, इस सारी सिचुएशन को मरकज़ी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रही है और बड़ा एंजॉय कर रही है। अच्छा, वो मज़े ले रहे हैं हालात के, वो इन हालात के मज़े ले रहे हैं। ठीक। देखिए, क्योंकि मरकज़ी सरकार, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में कोई स्टेबल सरकार हो। मैं आपको साफ बात कहूँगा। ठीक। देखिए, सबसे पहले आप देखिए पीडीपी को कमज़ोर किया गया और एनसी को भी कमज़ोर करने की बहुत कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद रातों में जाके दिल्ली में मिलती है लोगों से? देखिए, सिर्फ कहा जाता है नहीं, सिर्फ एनसी नहीं मिलती, और भी जमातें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, अल्टीमेटली दिल्ली दरबार जो है वहाँ हाज़िरी सबको देनी होती है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हर एक आदमी चाहता है। देखिए, जो पावर सेंटर जो है वो दिल्ली है। अब आप देखिए, अगर स्टेटहुड देनी है तो दिल्ली ने देनी है। ठीक है, और आप ये देख लें कि पीडीपी एनसी पे इल्ज़ाम लगाती है, एनसी पीडीपी पे इल्ज़ाम लगाती है। तो वही ना, छुप छुप के मिलने का फिर क्या मकसद हुआ? बस ये तो सबको मालूम है कि छुप छुप के सभी मिलते हैं। इवन सेपरेटिस्ट भी मिलते थे पहले, आपने देखा जी। ठीक है, तो सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो, इनमें स्प्लिट हो ताकि वो उसको एंजॉय करें। और कोई बड़ी बात नहीं है, सियासत है यहाँ, एनीथिंग कैन हैपन। पहले भी जम्मू पलट सकता है, तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है यहाँ सियासी तौर के ऊपर। देखिए, आया राम गया राम की पॉलिटिक्स जो है वो आपको पता ही है हिंदुस्तान में, और ये कोई नई बात नहीं है। कई हुकूमतें गिरी भी हैं इसके ऊपर, आपने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ और स्टेटों में भी क्या हुआ। तो आप किसी भी वक्त कुछ भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आप सुन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी परेशान है, आज बयान देना पड़ा है उमर साहब को भी और फारूक साहब को भी कि नहीं, आवर हाउस इज़ इन आर्डर। तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मामला ख़राब है। तो ये आने वाले दिनों में ज़रूर हमें पता चलेगा इसके ऊपर। और बड़ी देर से हम सुन रहे थे कि एक्सपेंशन होगी, नए लोग काबीना में आएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि अभी कोई एक्सपेंशन नहीं होगी। ऐसा क्यों है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद, लगभग 16 महीने हो गए सरकार बने हुए, अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए? देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेटहुड के साथ, लेकिन उमर सरकार भी इस मसले में बड़ी परेशान है कि अगर वो किसी को नुमाइंदगी देते भी हैं
तो जो रीजन या जो इलाका रह जाएगा वहाँ से कहीं ये ना हो कि बगावत हो जाए। तो इसलिए बहुत ही इस वक्त मैं ये कहूँगा कि पेक्यूलियर सी सिचुएशन बनी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। और आप देखिए 3 या 4 मिनिस्टर हैं जो सारी हुकूमत चला रहे हैं और एक एक मंत्री के पास मुझे लगता है 8-8 डिपार्टमेंट। हाँ। बहुत ही अजीबोगरीब हालात हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि ये कहाँ। लेकिन एक तरफ बर्डन मिनिस्टर्स पे भी है और दूसरी एस्पिरेशंस लोगों की वही बात की पूरी नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में नहीं होना चाहिए था कि जल्द से जल्द कैबिनेट जो है वो पूरी की जाती, मिनिस्टर्स को लाया जाता, ताकि एक तो सरकार का भी बर्डन कम हो, दूसरा लोगों के कम से कम काम तो हो। साइमा जी, किसी शायर ने कहा हुआ है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना बेवफा नहीं होता, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये कुछ मामलात जो हैं ये कोई जितना हम सोचते हैं इतने सीधा नहीं है। एक्सपेंशन जो है ये करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, इन बेवफाइयों में आखिरी बात कि जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या बनेगा, यूथ का क्या बनेगा जो बरसों से इंतज़ार कर रही है, उन डेली वेजेस का क्या बनेगा जो 20 से 25 साल हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करेंगे। उसके साथ साथ और इतने मामलात हैं हमारे जम्मू कश्मीर में कि गिने जाएं तो 1 घंटा भी कम है उसके लिए। तो ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर का आखिर बनेगा क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो फ़िक्र है मुझे लगता नहीं है किसी को है। ख़ास तौर पर देखिए, मरकज़ी सरकार, मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक कमज़ोर सरकार जिसे कहते हैं, जिस तरह चल रही है चलनी चाहिए ताकि लोग इससे तंग पड़ जाएं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि उमर साहब को फ़ेल किया जाए, ये बताया जाए कि ये एक नालायक चीफ मिनिस्टर है, इसे अपनी तंजीम भी नहीं चल रही है और हुकूमत भी नहीं चल रही है। वो भी तो कन्फ्रंट नहीं ना कर रहे हैं। ठीक है। और उमर साहब जो हैं अक्सर यही बात जो है सियासी मुबस्सर जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के येस मैन बन चुके हैं और उनको शायद ये उम्मीद है कि अगर मैं खामोश रहूँगा कि शायद स्टेटहुड मिल जाए, तो इसलिए वो कन्फ्रंटेशन भी नहीं ले रहे। और शायद वो ये भी सोचते होंगे कि केजरीवाल ने कन्फ्रंटेशन ली थी तो अल्टीमेटली केजरीवाल साहब का क्या हाल हुआ। अच्छा, जेल जाने से डरते हैं या कुछ और बात है? देखिए, कोई भी जेल नहीं जाना चाहता, मैं आपको साफ बात बताऊंगा। और ऑलरेडी आपको पता है जेल जा चुके हैं। जब रीऑर्गेनाइजेशन वाला ये मामला चला तो उमर साहब तो मुझे लगता है 5-6 महीने कस्टडी में थे। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े वसूख से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है, जिसको हम कहते हैं ये हिंदुस्तान का ताज है, अगर ताज के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि रिड्रेसल नहीं है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है किसी की, चाहे यूथ है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखिए हमारे जम्मू में सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान हुआ है तो हमारे जम्मू को नुकसान हुआ है। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यूथ के लिए। आप देखिए यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी वाइस चांसलर जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे IIT IIM बना और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स बने, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के हैं, फैकल्टीज़ जो हैं वो सारी बाहर की हैं। हमारी इन यूनिवर्सिटीज़ में जो रिक्रूटमेंट हो रही है 70 to 80% लोग बाहर से आ रहे हैं। तो कोई स्पेस जो है ना वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल नहीं रही है। और अल्टीमेटली आप देखिए सिर्फ सख्तियाँ ही हो रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को डराया व धमकाया जा रहा है। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? तो कहीं से भी आशा की किरण जो है वो नज़र नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर का जो एक कंसर्न सिटीज़न है उसको ये पता नहीं चल रहा कि उमर साहब खामोश क्यों हैं। क्योंकि यहाँ लोगों को डर भी है, लोग खुल के यहाँ बात भी नहीं करते। लोग कहते हैं यार बात करेंगे तो मिराज मलिक की तरह PSA लग जाएगा। ठीक है, और फिर PSA को टूटने में भी यहाँ 6 महीने लग जाते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम है। PSA से याद आया, बात लंबी हो रही है, PSA से याद आया कि PSA जो है हटाने की भी बात की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस यही सरकार है जो कह रही थी कि हम PSA को हटाएंगे, मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखा गया था।
लेकिन उसी की वजह से आज भी जो आम इंसान है, कोई भी आवाज़ उठाना चाहता है, वो इस डर से आवाज़ अपनी बुलंद नहीं कर सकता कि कहीं PSA ना लग जाए। देखिए, लोग डरे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, कोई शख्स बात नहीं करता, क्योंकि जो भी शख्स बात करता है एजेंसीज़ हैं वो उसके पीछे आ जाती हैं, और आपके सामने ही है, बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसलिए हर एक आदमी डाउन प्ले कर रहा है, हर एक आदमी सेफ यहाँ पे चलना चाहता है कि चलो यार किसी तरीके से इस वक्त को जो है वो निकाला जाए, ये वक्त पास हो जाए। क्योंकि अगर आप अवाम एग्रेसिवली आप कोई स्टैंड लेते हैं तो फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए आप तैयार हो जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील, जिनसे हमने जम्मू कश्मीर के हवाले से और पूरे मुल्क के हवाले से हमने बात की है। और वहीं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें लोगों की एस्पायरेशंस कम, डर ज़्यादा है। यानी कि जहाँ आप कहीं भी देखें, एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है, और सरकार की चुप्पी जो है इस हालत को जो है और भी तशवीशनाक बना रही है। तो ऐसे में कैसे चलेगी ये सरकार और लोगों की एस्पायरेशन किस तरीके से पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। और आवाम सरकार की उन्हीं वादों पर आज भी खड़ी है, उन्हीं दावों का इंतज़ार कर रही है जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए। और लगभग 16 महीने गुजर जाने के बाद भी आज भी लोगों के हाथ खाली हैं, वो वादे, वो दावे अभी भी खोखले नज़र आ रहे हैं।